बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम है। डीडी राजस्थान के अलावा अन्य 13 नेटवर्क चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जा रहा है, जिसका नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम से आपको घर बैठे 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी तथा शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी आपको दी जाएगी। यह 3.25 घंटे चलने वाला कार्यक्रम है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा: कक्षा 9 से 10 दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक, कक्षा 11 से 12 1:30 बजे से 2:30 बजे तक व कक्षा 1 से 8 तक का कार्यक्रम 3 बजे से 4:15 तक रहेगा। इस वीडियो से हम सीखेंगे 5 अंकों तक की संख्याओं के सांख्यिक नाम, स्थानीय मान और प्रसारित रूप। संख्याएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में ऐसी कई स्थितियां आती है जहां हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं, जैसे गिनती के लिए, मापने के लिए, लेबल लगाने के लिए, समय दर्शाने के लिए और कई सारे। हम अंकों का प्रयोग कर कोई भी संख्या बना सकते हैं, जैसे किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, शर्ट की कीमत, कंप्यूटर का मूल्य आदि। किसी संख्या को अंकों के रूप में व्यक्त करना कहलाता है संख्यांक यानी न्यूमरल। छोटी संख्याओं को आसानी से पढ़ा जा सकता है, लेकिन बड़ी संख्या को पढ़ पाना मुश्किल होता है। संख्याओं को आसानी से पढ़ने के लिए हम सूचकों यानी इंडिकेटर्स का प्रयोग करते हैं। सूचक दाएं से बाएं लिखे जाते हैं। कुछ सूचक है इकाई यानी वंस, दहाई यानी टेंस, 100 यानी हंड्रेड्स, हजारों यानी थाउजेंड्स, 10,000 यानी 10,000s, जिन्हें व्यक्त किया जाता है बड़ी लिपि के अक्षर O, T, H, TH और TTH से। इस संख्या को शब्दों में व्यक्त किया जाता है 56,423। जब भी संख्यांकों को लिखा जाता है, साधारणतः इनको बिना सूचकों के लिखा जाता है। ऐसे में बड़ी संख्याओं को पढ़ने और लिखने में कठिनाई उत्पन्न होती है। इस कठिनाई को आसान बनाने के लिए अल्प विराम यानी कॉमा सहायता प्रदान करते हैं। अल्प विराम का प्रयोग हजारों को प्रदर्शित यानी मार्क करने के लिए किया जाता है। इसके लिए अल्प विराम दाएं से तीसरे अंक के बाद लगाया जाता है। अब इस संख्या को देखें। भले यह संख्या बनी हो 5, 6, 4, 2 और 3 इन अंकों के प्रयोग से, लेकिन हर एक अंक का मान अलग अलग है। इस तरह संख्या के स्थानों पर निर्भर किसी अंक के मान को स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू कहा जाता है। संख्या को अंकों के स्थानीय मानों के योग में व्यक्त किया जा सकता है। इन संख्याओं को इस तरह प्रसारित यानी एक्सपांड भी किया जा सकता है। इसे संख्या का प्रसारित रूप यानी एक्सपांडेड फॉर्म कहा जाता है। इस तरह से हमने इसके प्रत्येक अंक का मूल्य दिखाने के लिए संख्या का प्रसारण किया है। इस रूप से यह पता किया जा सकता है कि इस संख्या में 5 10,000 के समूह हैं, 6 1000 के समूह है, 4 100 के समूह है और 2 10 के समूह है और 3 इकाइयां हैं।
कई सारे चिन्हों और संख्याओं को देख यहाँ कौन सी संक्रिया पहले करें, यह उलझन जरूर उत्पन्न होती है। इसे दूर करने के लिए कोष्ठकों का प्रयोग एक महत्वपूर्ण साधन है। यहाँ गुणन की संक्रिया पहले की जानी चाहिए। यह समझने के लिए हम गुणन की संक्रिया को कोष्ठकों में व्यक्त करेंगे। आज हमने सीखा 5 अंकों तक की संख्याओं के सांख्यिक नाम, स्थानीय मान और प्रसारित रूप। इस वीडियो से हम सीखेंगे 5 अंकों तक की संख्याओं की तुलना करने के, क्रम में व्यवस्थित करने के और संख्या बनाने के उदाहरण। अब तक हमने 5 अंकों तक की संख्याओं के बारे में जाना। अब आइए इनसे जुड़े कुछ उदाहरणों का हल ढूंढें। उदाहरण, यह अनिल की दुकान है। यहाँ मिठाइयों के कुछ डिब्बे हैं जिन्हें अनिल को किसी क्रम में व्यवस्थित यानी अरेंज करना है, लेकिन वह उलझन में है। इन्हें व्यवस्थित कैसे करें? क्या आप उसकी सहायता कर पाएंगे? यहाँ मिठाइयों के बक्सों का मूल्य यानी कॉस्ट अलग अलग है। इनके मूल्यों की तुलना यानी कंपैरिजन कर इन्हें व्यवस्थित किया जा सकता है। सबसे पहले हम जानेंगे कौन सी संख्या कितने अंकों से बनी है। जितने कम अंक उतनी छोटी संख्या, यानी कि 75 सबसे छोटी संख्या है। इसलिए हम 75 रुपए कीमत के सभी डिब्बे सबसे नीचे रखेंगे। अगर अंकों की संख्या समान हो तब संख्याओं के सबसे बाएं अंक की तुलना करेंगे, यानी कि स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू की तुलना करेंगे। यहाँ 1 सबसे छोटा है, यानी कि उसका स्थानीय मान सबसे कम है। इसलिए 125 इन दोनों से छोटी संख्या है। आइए 125 मूल्य के सभी डिब्बों को 75 मूल्य के डिब्बों के ऊपर रखें। अब इन दोनों में देखा जाए तो सबका बायां अंक समान है, इसलिए हम उसके आगे वाले अंक की तुलना करेंगे। यह भी समान है, इसलिए हम उसके आगे वाले अंक की तुलना करेंगे। यहाँ 5, यह अंक 8 से छोटा है, इसलिए 215 218 से छोटी संख्या हुई। आइए 215 रुपए मूल्य के डिब्बों को इनके ऊपर व्यवस्थित करें। अब बचे 218 रुपए मूल्यों के बक्सों को सबसे ऊपर रखें। इस तरह से हमने छोटी संख्या से बड़ी संख्या तक व्यवस्थित यानी अरेंज कर आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर बनाया। अगर इसे ही उल्टा किया जाए यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या तक व्यवस्थित करें तो अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर प्राप्त होगा। क्रम में देखकर अब अनिल की उलझन दूर हुई। अगला उदाहरण, 5, 0 और 2 से अंकों के बिना पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन किए 3 अंकों वाली संख्याएं बनाइए। अंकों को साथ रखकर हम संख्या बना सकते हैं। जैसे यहाँ हमने 502 ये संख्या बनाई। इस संख्या के अंकों का स्थानांतरण यानी शिफ्टिंग कर हम कुछ और संख्याएं बना सकते हैं, लेकिन हमें प्रतिबंध यह दिया है कि संख्याएं 3 अंकों वाली होनी चाहिए। क्या यहाँ से सभी 3 अंकों वाली संख्याएं हैं? इनमें 025, 052 ये दोनों 3 अंकों वाली संख्याएं नहीं हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी संख्या के पहले 0 लिखे जाने से संख्या के मान में कोई बदलाव नहीं होता। यानी 25 और 52 दोनों 2 अंकों वाली संख्याएं ही है। इस तरह से दिए अंकों से सिर्फ यही 3 अंकों वाली संख्याएं बना सकते हैं। अगला उदाहरण, 9, 6, 3, 7, 4 इन अंकों से 9 को दहाई यानी टेंस के स्थान पर रखकर सबसे बड़ी यानी ग्रेटेस्ट और सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट संख्या बनाइए।
चलिए दिए प्रतिबंध के साथ सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाएं। प्रतिबंध के अनुसार सबसे पहले 9 को दहाई के स्थान पर लिखें। बड़ी संख्या के लिए बचे अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें और छोटी संख्या के लिए बचे अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। इससे बड़ी संख्या बनी 76,493 और छोटी संख्या बनी 34,697। इससे आपको 5 अंकों तक की संख्याओं की समझ बन गई होगी। इस तरह से हमने सीखा 5 अंकों तक की संख्याओं की तुलना करने के, क्रम में व्यवस्थित करने के और संख्या बनाने के उदाहरण। आज हम देखेंगे 5 अंकों तक की संख्याओं से संबंधित मिथ्या धारणाएं। अब तक हमने 5 अंकों तक की संख्याओं के बारे में जाना। अब बात करेंगे इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाओं के बारे में। मिथ्या धारणा 1, दी गई इस संख्या का प्रसारित रूप क्या होगा। प्रसारित रूप क्या होता है, इस समझ में उलझन के चलते संख्या का 8 धन 6 धन 6 धन 1 धन 8 ऐसे गलत प्रसारण किया जाता है। अगर इसे ऐसे लिखे तो इसका मान होगा 29, जो कि गलत है। कई बार संख्या को प्रसारित करने का मतलब संख्या के अंत में शून्य जोड़ना ऐसा भी समझा जाता है। इसी तरह कभी कभी प्रसारित रूप का मतलब संख्या को अक्षरों में लिखना समझकर 86,618 यह जवाब दिया जाता है। सही समझ से ऑप्शन 4 सही है। इस मिथ्या धारणा को दूर करने के लिए यह समझना जरूरी है कि इस संख्या में 10,000 8 बार है, 1,000 6 बार है, 100 6 बार है, 10 1 बार तथा 1 8 बार है। मिथ्या धारणा 2, यदि 35,214 और 42,302 में 2 इस अंक की तुलना करे तो निम्न कथन में से कौन सा कथन सही है। सांख्यिक मान को न समझने के कारण 100 के स्थान के 2 को इकाई के स्थान के 2 के बराबर समझा जाता है। यह गलत समझ है। कभी कभी यह पता होता है कि इन दोनों संख्याओं में 2 अलग अलग है, लेकिन इसके पीछे का कारण नहीं पता होता। सही समझ यह है कि इन दोनों संख्याओं में 2 के सांख्यिक मान अलग अलग है, इसलिए इन दोनों में 2 अलग है। मिथ्या धारणा 3, 2, 3, 5 और 0 से बनाई सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या कौन सी है। 0 जब संख्या के पहले लिखा जाता है तो संख्या के मान में कोई बदलाव नहीं होता, इसलिए 0, 2, 3, 5 यह संख्या 235 ही है, जो कि 3 अंकों वाली संख्या है। कई बार बिना समझे 4 अंक देखकर और सबसे छोटा 0 होने के कारण ऑप्शन 1 जवाब दिया जाता है। यह गलत समझ है। 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए 2, 3, 5 को तो आरोही क्रम में लिखा जाता है, लेकिन 0 को कहाँ लिखे यह न समझने के कारण 0 को 5 के बाद लिखा जाता है। इससे ऑप्शन दूसरा यह गलत जवाब प्राप्त होता है। सही समझ यह है कि 0 से संख्या की शुरुआत नहीं की जा सकती, इसलिए इसे सबसे छोटी शून्यतर संख्या के बाद लिखा जाना चाहिए। इस समझ से सही जवाब प्राप्त होता है 2035। तो आज हमने देखा 5 अंकों तक की संख्याओं से संबंधित मिथ्या धारणाएं। इस तरह से अब आपकी 5 अंकों वाली संख्याओं से जुड़ी मिथ्या धारणाएं दूर हुई होगी। आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याएं। आप जानते ही होंगे कि गिनती करने के लिए प्रयोग की जाने वाली संख्याएं 1, 2, 3 इत्यादि प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स कहलाती है, जिन्हें हम n से निरूपित करते हैं। प्राकृत संख्याओं में 0 को सम्मिलित करने से बनने वाला समूह कहलाता है पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स, जिन्हें हम W इस अक्षर से निरूपित करते हैं। पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित की जाए तो बनने वाला समूह कहलाता है पूर्णांक यानी इंटीजर्स। हम पूर्णांक को Z इस अक्षर से निरूपित करते हैं।
Z यह अक्षर जर्मन भाषा के ज़ालिन इस शब्द से लिया गया है जिसका अभिप्राय पूर्णांक से है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति शून्य स्थान पर खड़ा है। अगर वह दाई दिशा में आगे बढ़ता है तो हम उसके द्वारा तय की गई दूरी को धन चिन्ह से निरूपित करते हैं, और अगर वह बाईं ओर बढ़ता है तो हम उसके द्वारा बाईं ओर तय की गई दूरी को ऋण चिन्ह से निरूपित करते हैं। ध्यान रहे, साधारणतः हम धन चिन्ह को नहीं दर्शाते। अगर हम दूरी को ऋण 3/4 किलोमीटर से निरूपित करते हैं तो इसका अर्थ होगा व्यक्ति ने बाईं ओर 3/4 किलोमीटर दूरी तय की है। और अगर हम दूरी को 3/4 से निरूपित करते हैं तो हमें पता चलेगा कि व्यक्ति ने दाईं ओर 3/4 किलोमीटर की दूरी तय की है। क्या हम 3/4 या ऋण 3/4 जैसी संख्याओं को प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक इनमें से किसी समूह में रख सकते हैं? नहीं, हम नहीं रख सकते, क्योंकि इन समूहों में ऐसी संख्याओं के लिए कोई भी स्थान नहीं है। इसलिए हमें संख्याओं का और भी बड़ा समूह बनाना आवश्यक हो जाता है, जिसे हम परिमेय संख्याएं यानी रैशनल नंबर्स के नाम से जानते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त करते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q शून्य नहीं है, कहलाती है परिमेय संख्याएं। 3/4 ऋण 3/4 के अलावा परिमेय संख्याओं के कुछ और उदाहरण है 5/6, ऋण 7/3, ऋण 13/6 इत्यादि। ध्यान रहे, एक पूर्णांक भी परिमेय संख्या ही होती है। क्या आप इसका कारण बता पाएंगे? सोचिए। बिल्कुल सही, क्योंकि हम किसी भी पूर्णांक का हर एक लिख सकते हैं, जिससे इसे p/q के रूप में निरूपित किया जा सकता है, जहां p और q दोनों पूर्णांक भी है और q शून्य नहीं है। अब चलिए परिमेय शब्द की उत्पत्ति की बात करें। परिमेय यानी रैशनल शब्द की उत्पत्ति रेशियो यानी अनुपात से होती है। जैसे 2:5 यह एक अनुपात है। इसी को हम भाग के रूप में 2/5 भी लिख सकते हैं, जिससे यह p/q के रूप में दर्शाया जा सकता है। इसी के साथ हम यह भी समझ सकते हैं कि परिमेय संख्याएं दो पूर्णांकों का भागफल यानी कोशेंट भी है। इसलिए हम परिमेय संख्याओं के समूह को q से व्यक्त करते हैं। क्या 1.3 एक परिमेय संख्या है? सोचिए। सही सोचा, क्योंकि हम 1.3 को 13/10 इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए 1.3 भी एक परिमेय संख्या है। इसी तरह 0.33333 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम 1/3 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसी भी कुछ संख्याएं होती है जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख पाते? जैसे अगर हम किसी भी वृत्त की परिधि यानी सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल को उसके व्यास यानी डायमीटर से भाग देंगे तो हमें संख्या प्राप्त होती है 3.14159265359 इत्यादि। यह संख्या जानी जाती है प्रसिद्ध चिन्ह पाई से। इस संख्या को हम किसी भी प्रकार से p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए यह एक परिमेय संख्या नहीं है। चलिए परिमेय संख्याओं के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातों को जानें। किसी परिमेय संख्या p/q में p कहलाता है अंश और q कहलाता है हर। जब अंश p और हर q दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक हो तब परिमेय संख्या कहलाती है धनात्मक परिमेय संख्या। जैसे 2/5 एक धनात्मक परिमेय संख्या है। इसी तरह ऋण 2/5 भी एक धनात्मक परिमेय संख्या है, क्योंकि ऋण 2/5 को हम ऋण 2 विभाजित ऋण 5 लिख सकते हैं और किन्हीं दो ऋणात्मक संख्याओं का विभाजन धनात्मक होता है। इसलिए ऋण 2/5 बराबर 2/5। इसलिए हम कहते हैं कि ऋण 2/5 भी एक धनात्मक परिमेय संख्या है। अगर किसी परिमेय संख्या का अंश ऋणात्मक पूर्णांक हो और हर धनात्मक पूर्णांक हो, या अगर किसी परिमेय संख्या का अंश धनात्मक पूर्णांक हो और हर ऋणात्मक पूर्णांक हो, तो ऐसी संख्या एक ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। संक्षेप में, किसी परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों में से कोई एक ऋणात्मक पूर्णांक हो तो ऐसी संख्या एक ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। क्या परिमेय संख्या p/q में q बराबर 0 हो सकता है? सोचिए। बिल्कुल सही। जब q बराबर 0 होगा तब संख्या का मान प्राप्त नहीं किया जा सकता, या हम कहेंगे कि संख्या परिभाषित नहीं की जा सकती। इसलिए किसी भी परिमेय संख्या का हर 0 नहीं हो सकता, यानी कि q का मान 0 नहीं हो सकता।
किसी भी परिमेय संख्या को हम बराबर मान वाली दूसरी परिमेय संख्या में परिवर्तित कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं यह हम कैसे करेंगे? विचार करें। यह तुल्य भिन्न प्राप्त करने जैसा ही है। अगर हम किसी परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों को एक ही शून्यतर संख्या से गुणा या विभाजित करें तो हमें इसके बराबर मान वाली परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका मान बराबर हो एक दूसरे की समतुल्य यानी इक्विवेलेंट या तुल्य कही जाती है। इस तरह से अब आप परिमेय संख्याएं क्या होती है और इनकी तुल्य कैसे प्राप्त करते हैं यह जान गए होंगे। तो आज हमने सीखा परिमेय संख्याएं। अगले वीडियो में इनके उदाहरणों को हल करेंगे। आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के उदाहरण। निम्नलिखित संख्याओं में से समतुल्य परिमेय संख्याओं यानी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स के समूह बनाइए। दी संख्याओं में समतुल्य परिमेय संख्या पता करने का सबसे आसान तरीका है कि हम इन्हें इनके मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यक्त करें, जैसे हम भिन्नों को उनके सरलतम रूप में करते हैं। जैसे यहाँ 9/15 के अंश और हर का मस यानी HCF है 3। अगर हम 9 और 15 दोनों को मस 3 से विभाजित करें तो हमें परिमेय संख्या 9/15 का सरलतम रूप प्राप्त होगा 3/5। इसी तरह अगर हम 6/4 के अंश 6 और हर 4 को इनके मस 2 से विभाजित करें तो हमें 6/4 का सरलतम रूप प्राप्त होगा 3/2। 3/5 के अंश और हर में 1 के अलावा कोई और गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए इनका मस है 1, यानी कि यह परिमेय संख्या अपने सरलतम रूप में है। 9/6 के अंश और हर का मस है 3। अगर हम 9/6 के अंश 9 और हर 6 को इनके मस 3 से विभाजित करें तो हमें 9/6 का सरलतम रूप प्राप्त होगा 3/2। सरलतम रूपों को देखकर अब यह कहा जा सकता है कि 9/15 बराबर 3/5 और 6/4 बराबर 9/6। इस प्रकार दी संख्याओं में समतुल्य परिमेय संख्याओं का एक समूह होगा 9/15 3/5 और दूसरा समूह होगा 6/4 9/6। अगला उदाहरण, ऋण 2/3 से समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। किसी परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम अंश और हर दोनों को एक ही शून्यतर संख्या से विभाजित या गुणा करते हैं। जैसे यहाँ किसी संख्या से गुणा करना आसान होगा। ऋण 2/3 के अंश और हर दोनों को 2 से गुणा करने पर प्राप्त परिमेय संख्या ऋण 4/6 2/3 के समतुल्य परिमेय संख्या होगी। इसी तरह ऋण 2/3 के अंश और हर दोनों को 3 से गुणा करने पर हमें ऋण 2/3 की तुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होगी ऋण 6/9। हम ऋण 2/3 के अंश और हर दोनों को ऋण 4 से भी गुणा कर सकते हैं। इससे हमें ऋण 2/3 बराबर 8/12 प्राप्त होगा और इसका हर धनात्मक पूर्णांक करने के लिए हम इसके अंश और हर दोनों को ऋण 1 से गुणा करेंगे। प्राप्त परिणाम ऋण 8/12 भी ऋण 2/3 की एक समतुल्य परिमेय संख्या है। अतः ऋण 2/3, ऋण 4/6, ऋण 6/9, ऋण 8/12 इत्यादि परिमेय संख्याएं समतुल्य है क्योंकि ये आपस में परस्पर बराबर है। अगला उदाहरण, निम्नलिखित संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्याओं में वर्गीकृत कीजिए। जैसा कि हमने सीखा है कि यदि किसी परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों धनात्मक पूर्णांक या दोनों ऋणात्मक पूर्णांक होंगे तो ऐसी संख्या एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। जैसे यहाँ 7/11 ऋण 32/54 धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं। इसी तरह अगर किसी परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों में से कोई एक संख्या ऋणात्मक पूर्णांक होगी तो ऐसी संख्या एक ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ 56/34 ऋण 49 ऋण 35/83 इत्यादि ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं। यहाँ हमने ऋण 49 को भी एक ऋणात्मक परिमेय संख्या कहा है। क्या आप बता सकते हैं ऋण 49 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या क्यों है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। क्योंकि हम ऋण 49 को ऋण 49/1 लिख सकते हैं। इस प्रकार यह संख्या P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती है
यानी कि यह भी एक परिमेय संख्या ही है। चूंकि इसके अंश और हर दोनों में से सिर्फ अंश एक ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए यह संख्या एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। इस प्रकार आपकी परिमेय संख्याओं की समझ बन गई होगी। तो आज हमने देखे परिमेय संख्याओं के उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे संबंधित मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर है? 22/7 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p यानी 22 और q यानी 7 दोनों पूर्णांक है और q एक शून्यतर संख्या है। कुछ बच्चे यह समझते हैं कि पाई का मान 22/7 है। चूंकि 22/7 एक परिमेय संख्या है, इसलिए पाई भी एक परिमेय संख्या होगी। वे समझते हैं कि दोनों पर्याय सही है, इसलिए वे जवाब देते हैं ऑप्शन 3, लेकिन यह एक गलत जवाब है। सही समझ यह है कि 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक परिमेय संख्या नहीं है। किसी भी वृत्त यानी सर्कल के परिधि यानी सरकमफ्रेंस को उसके व्यास यानी डायमीटर की लंबाई से भाग देने पर हर स्थिति में यह संख्या प्राप्त होती है, जिसे हम पाई से व्यक्त करते हैं। इस संख्या को किसी भी प्रकार से p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए पाई एक परिमेय संख्या नहीं है। यह बात जरूर है कि पाई का मान 22/7 से मिलता जुलता है, लेकिन यह बराबर नहीं है। सवालों को हल करते समय अगर हमें बहुत ज्यादा परिशुद्धता यानी एक्यूरेसी जरूरी नहीं हो, तब हम पाई का मान 22/7 ले सकते हैं। इस समझ के साथ अब आप जान गए होंगे कि 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए ऑप्शन 1 सही जवाब है और ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 दोनों गलत जवाब है। मिथ्या धारणा 2, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? कुछ बच्चे यह सोचते हैं कि शून्य को p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए वे समझते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या नहीं है। इस समझ के साथ ऑप्शन 2 यह गलत जवाब दिया जाता है। शून्य को 0/1 के रूप में भी लिखा जा सकता है, जिससे यह p/q के रूप में व्यक्त हो जाता है, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक है और q शून्य के बराबर नहीं है, इसलिए शून्य भी एक परिमेय संख्या है। इसी तरह कुछ बच्चों की यह धारणा बन जाती है कि पूर्णांक परिमेय संख्या नहीं होती क्योंकि वह p/q के रूप में नहीं लिखी जाती। यह समझना जरूरी है कि किसी भी पूर्णांक का हर एक लिखा जा सकता है, जिससे वह p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इस तरह लिखने से अंश और हर दोनों पूर्णांक है और हर शून्य नहीं है, इसलिए कोई भी पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। मिथ्या धारणा 3, निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय संख्या कौन सी है? कुछ बच्चों को ऋणात्मक और धनात्मक परिमेय संख्याओं की सही समझ नहीं होती। वे यह देखते हैं कि दिए पर्यायों में सभी में ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इसलिए सभी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं। इस समझ के साथ वे जवाब देते हैं ऑप्शन 3, इनमें से कोई नहीं। यह एक गलत जवाब है। कुछ बच्चे यह समझते हैं कि अगर अंश धनात्मक पूर्णांक हो तो वह संख्या एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है, जैसे 2/4। इस समझ के साथ वे गलत जवाब देते हैं ऑप्शन 1। दिए पर्यायों में सही जवाब है ऑप्शन 2, क्योंकि यहाँ परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों ऋणात्मक है। अगर हम अंश और हर दोनों को ऋण 1 से गुणा करें तो हमें इसकी तुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होगी 2/4, जो कि एक धनात्मक परिमेय संख्या है। अतः ऋण 2/4 भी एक धनात्मक परिमेय संख्या है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 2। मिथ्या धारणा 4, क्या 0.3 यह संख्या परिमेय संख्या है? बहुत से विद्यार्थियों की यह गलत धारणा होती है कि एक दशमलव संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती। इससे ऑप्शन 2 यह गलत जवाब दिया जाता है। सही समझ यह है कि अगर हम किसी संख्या को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक है और q शून्य के बराबर नहीं है, तो वह एक परिमेय संख्या होती है। जैसे यह 0.3 बराबर 0.3/1 बराबर 0.3 गुणा 10/1 गुणा 10 बराबर 3/10 है। यानी कि हम 0.3 को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और हर शून्य नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि
0.3 भी एक परिमेय संख्या है। इन मिथ्या धारणाओं को दूर कर आपकी परिमेय संख्याओं की समझ और मजबूत हो गई होगी। तो आज हमने देखी परिमेय संख्याओं से संबंधित मिथ्या धारणाएं। दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम परिमेय संख्याओं के संवृत गुणधर्म क्लोजर प्रॉपर्टी की चर्चा करेंगे। बच्चों, पिछली कक्षाओं में आपने संख्याओं के बारे में तो पढ़ा ही होगा। चलिए एक बार इसे दोहराते हैं। बच्चों, प्राकृत संख्या कौन सी होती है? सर, जिन संख्याओं की सहायता से हम गिन पाते हैं उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि हमारे एक हाथ में 1, 2, 3, 4 और 5 उंगलियां हैं। शाबाश राहुल। बच्चों, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इन प्राकृत संख्याओं में शून्य को जोड़ देते हैं। अब कौन बताएगा कि संख्याओं के ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं? सर, संख्याओं के ऐसे समूह को हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। सही कहा मोहन। बच्चों, आप सब जानते ही होंगे कि कई बार हमें ऋणात्मक संख्याओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि ठंड के दिनों में कई जगहों पर तापमान को एक ऋणात्मक नेगेटिव संख्या से दर्शाते हैं, जैसे -2 डिग्री सेल्सियस। बच्चों, यदि ऋणात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्याओं में जोड़ दें तो प्राप्त संख्याओं के समूह को क्या बोलेंगे? सर, ऐसे संख्याओं के समूह को हम पूर्णांक बोलते हैं। शाबाश राहुल, तुम्हें तो पिछली कक्षा का सब कुछ ध्यान है। बच्चों, आप भिन्नों यानी फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं, जहां कि हम किसी संख्या को अंश और हर के रूप में लिखते थे। अब इस संख्या रेखा को देखिए। इसमें शून्य के दाईं ओर जाने पर हमें धनात्मक संख्याएं मिलती हैं और शून्य के बाईं ओर जाने पर हमें ऋणात्मक संख्याएं मिलती हैं। जैसे कि हमें यहां ऋणात्मक 1/2 दिया गया है। आप सब यहां पर देख सकते हैं कि ये ना तो पूर्णांक है ना तो भिन्न है, क्योंकि भिन्न होने के लिए अंश और हर का धनात्मक होना जरूरी है। तो ये कैसी संख्या है? सर, यह एक परिमेय संख्या है। शाबाश मोहन। बच्चों, अब परिमेय संख्या की परिभाषा बताओ। सर, परिमेय संख्याएं वो संख्याएं हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां की p और q एक पूर्णांक हैं और q शून्य के बराबर नहीं होता। सर, q शून्य के बराबर क्यों नहीं हो सकता? मोहन, यदि मैं तुमसे 8/2 का मान पूछूं तो तुम क्या करोगे? सर, मैं एक ऐसी संख्या ढूंढूंगा जो कि 2 से गुना करने पर मुझे 8 दे, और ऐसी संख्या है 4। शाबाश मोहन। अब 8/0 का मान ज्ञात करो। सर, यह तो हो ही नहीं सकता। मुझे ऐसी कोई संख्या ही नहीं मिल रही जो कि 0 से गुना करने पर मुझे 8 दे। सही कहा मोहन। और ऐसी संख्या को हम अपरिभाषित या नॉट डिफाइंड कहते हैं। सर, मैं समझ गया। बच्चों, आपने पिछली कक्षा में संवृत गुणधर्म के बारे में पढ़ा ही है, तो बताइए कि संवृत गुणधर्म क्या होता है? जब कभी हम किसी समुच्चय यानी सेट के संख्याओं पर किसी संक्रिया का उपयोग करते हैं और प्राप्त फल भी उसी समुच्चय के अंदर आता है, तो हम उस समुच्चय को उस संक्रिया के लिए संवृत मानते हैं। शाबाश राहुल। बच्चों, अब इन पूर्णांकों का जोड़ करके देखिए। क्या इन्हें जोड़ने पर हमें पूर्णांक मिल रहे हैं? आप भी वीडियो को रोककर सोच सकते हैं। बच्चों, हम पूर्णांकों के संवृत गुणधर्म के बारे में क्या बोल सकते हैं? सर, पूर्णांक योग के अंतर्गत संवृत हैं, क्योंकि 2 पूर्णांकों को जोड़ने पर हर बार हमें पूर्णांक ही मिलेगा।
शाबाश मोहन। क्या इसी तरह परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत सम्मिलित हैं? चलो इसकी जांच करते हैं। हम दो परिमेय संख्याएं लेते हैं। 1/4 और 2/3 को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा? आप भी इस सवाल को हल करिए। बच्चों, क्या ये भी एक परिमेय संख्या है? हाँ सर, ये तो एक परिमेय संख्या है। बच्चों, अब निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर देखो। बच्चों, आप देखेंगे कि कोई भी परिमेय संख्या को जोड़ने पर एक परिमेय संख्या ही मिलती है, क्योंकि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध यानी कि क्लोज्ड हैं। बच्चों, इस सत्र में हमने विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में जाना, जैसे कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याएं, और परिमेय संख्याओं के जोड़ के अंतर्गत समृद्ध गुणधर्म की जांच भी की। अगली वीडियो में हम व्यवकलन तथा गुणन पर समृद्ध गुणधर्म की चर्चा करेंगे। इस सत्र में इतना ही। मिलते हैं अगले सत्र में। धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। अब तक हमने सीखा कि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध हैं। क्या ऐसा व्यवकलन और गुणन में भी होता है? आइए देखते हैं। बच्चों, योग के लिए हम समृद्ध गुणधर्म की चर्चा कर चुके हैं। अब व्यवकलन पर चर्चा करते हैं। बच्चों, 3 से 8 का व्यवकलन करो। सर, इसका उत्तर है -5। शाबाश राहुल। बच्चों, अब इस सारणी को देखिए। यहां पर 3 और 8 तो प्राकृत संख्याएं हैं, पर इनके व्यवकलन से प्राप्त उत्तर एक प्राकृत संख्या नहीं है। बच्चों, आप इस सारणी को देखकर कह सकते हैं कि 2 प्राकृत संख्याओं को घटाने पर जरूरी नहीं कि एक प्राकृत संख्या मिले। सर, इसका मतलब कि प्राकृत संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं हैं। हाँ मोहन, क्या तुम इसी तरह पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक के बारे में बता सकते हो? हाँ सर, पूर्ण संख्याएं भी व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं हैं। शाबाश मोहन, तुमने सही जवाब दिया। और बच्चों, आपको याद भी होगा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है। सर, क्या ऐसा परिमेय संख्याओं के साथ भी होगा? चलो देखते हैं। चलो अब कोई 2 परिमेय संख्याएं लेते हैं, जैसे कि 5/2 और 2/5। इनका व्यवकलन करके उत्तर बताओ। सर, इसका उत्तर है 21/10 और ये भी एक परिमेय संख्या ही है। बच्चों, एक और उदाहरण लेते हैं। अब 4 और 2/3 को घटाकर देखते हैं। आप भी इस सवाल को हल करिए। बच्चों, क्या आपका भी उत्तर 10/3 आया, जो कि एक परिमेय संख्या है? बच्चों, अब इन संख्याओं को घटाकर देखिए। क्या प्राप्त परिणाम एक परिमेय संख्या ही है? आप भी इस सवाल को हल करिए। बच्चों, इन संख्याओं के व्यवकलन से आपको एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हुई होगी, क्योंकि परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है। आप ऐसा अन्य परिमेय संख्याओं के लिए भी करके देख सकते हैं। बच्चों, अब गुणन के लिए हम समृद्ध गुणधर्म की चर्चा करते हैं। अब हम 2 परिमेय संख्याएं लेते हैं। 2/7 और 3/5 का गुणन करने पर क्या प्राप्त होगा? सर, हमें 6/35 प्राप्त होगा और यह भी एक परिमेय संख्या है। बच्चों, क्या ऋण 1/3 और 2/5 का गुणन करने पर भी परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी? हाँ सर, इस बार भी हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हुई।
बच्चों, इन संख्याओं का गुणन करके देखिए। आप भी इस सवाल को हल करिए। बच्चों, इस बार भी इन संख्याओं के गुणन से आपको एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हुई होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि परिमेय संख्याएं जोड़ और व्यवकलन के साथ साथ गुणन के अंतर्गत भी समृद्ध है। बच्चों, अभी तक हमने परिमेय संख्याओं के व्यवकलन और गुणन के लिए समृद्ध गुणधर्म की चर्चा की। अगली वीडियो में हम भाग के लिए समृद्ध गुणधर्म की चर्चा करेंगे। इस सत्र में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। अब तक हमने सीखा कि परिमेय संख्याएं योग, व्यवकलन और गुणन के अंतर्गत समृद्ध है। क्या ऐसा भाग में भी होता है? आइए देखते हैं। बच्चों, आज हम भाग के अंतर्गत समृद्ध गुणधर्म पर चर्चा करेंगे। अब हम दो संख्याएं 15 और 20 का भाग करके देखते हैं। बताओ, क्या उत्तर आया? सर, इसका उत्तर आया 3/4। शाबाश राहुल। बच्चों, अब इस सारणी को देखिए। आप सब जानते हैं कि 15 और 20 एक प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक है। पर 3/4 ना तो प्राकृत संख्या है, ना तो पूर्ण संख्या है और ना ही पूर्णांक है। बच्चों, इस सारणी को देखते हुए क्या समझ में आ रहा है? सर, इस सारणी को देखने पर यह पता चलता है कि प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं तथा पूर्णांक भाग के अंतर्गत समवृत्त नहीं हैं। शाबाश राहुल, तुमने सही जवाब दिया। पर क्या ऐसा परिमेय संख्याओं के साथ भी होगा? चलो देखते हैं। हम किसी दो परिमेय संख्याओं का भाग करते हैं। जैसे कि 2/7 का 5/4 से भाग करने पर क्या मिलेगा? सर, हमें 8/35 प्राप्त होगा और ये एक परिमेय संख्या है। बच्चों, अपनी कॉपी में इन सवालों को हल करो। आप सब भी इन सवालों को हल करिए। आशा करते हैं कि आपका उत्तर एक परिमेय संख्या आई होगी। बच्चों, इन उदाहरणों से आपको भाग के अंतर्गत समृद्ध गुणधर्म के विषय में क्या पता चला? सर, जब भी दो परिमेय संख्याओं का भाग हुआ, हमें उत्तर में हमेशा एक परिमेय संख्या ही मिली। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत समवृत्त हैं। नहीं मोहन, ऐसा नहीं है। मैं समझाता हूँ। बच्चों, अब बताओ कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? हाँ सर, क्योंकि 0 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ की q 0 के बराबर नहीं हो। q कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे कि 2। चलो किसी परिमेय संख्या को 0 से भाग करके देखते हैं। जैसे कि 2/0। क्या तब भी हमें एक परिमेय संख्या ही मिलेगी? 2/0 को हम 2/0 भी लिख सकते हैं, जो कि अपरिभाषित यानी नॉट डिफाइंड होता है। सही जवाब मोहन। इससे क्या पता चला? सर, इसका मतलब कि ये जरूरी नहीं कि परिमेय संख्याओं का भाग करने पर परिमेय संख्या ही मिले। सर, तब तो परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत समवृत्त नहीं हुई। हाँ बच्चों, परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत समवृत्त नहीं है। पर यदि हम 0 को शामिल ना करें तो दूसरी सभी परिमेय संख्याओं का समूह भाग के अंतर्गत समवृत्त है। बच्चों, अब तक हमने सभी संक्रियों के लिए परिमेय संख्याओं के समृद्ध गुणधर्म को जाना और हमने देखा कि परिमेय संख्याएं योग, व्यवकलन तथा गुणन के अंतर्गत समृद्ध है, पर भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। इसी के साथ ये सत्र यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा?
अपना सुझाव अवश्य दें। इस कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कुछ सुझाव आता है या किसी भी तरह की शंका आपके मन में है तो आप हमें ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है शिक्षादर्शन rajasthan@gmail.com। धन्यवाद।